नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। उत्तर प्रदेश के ज़िले हापुड़ के धोलारा इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक अशिया बनाने वाली केमिकल फैक्ट्री में खौफनाक आग लगने से 8 मजदूरों के जिंदा झुलसने से मौत हो गई, जबकि 15 अफराद शदीद तौर से ज़ख्मी हो गए हैं। तमाम ज़ख्मियों को नज़दीकी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में दाखिल कराया गया, जहां कई की हालत नाजुक बताई गई है। महलूकीन की तादाद में मजीद इजाफे के शुबात हैं। पुलिस के मुताबिक ज़िले हापुड़ के हेडक्वार्टर से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर धोलाना इलाके में UPID की इलेक्ट्रॉनिक अशिया बनाने वाली फैक्ट्री अचानक खौफनाक आग लग गई। यह हादसा हफ्ते को दोपहर बाद तकरीबन 3:15 बजे पेश आया, जब फैक्ट्री में तेज धमाके के साथ चारों जानिब आग फैल गई। कुछ ही देर में आग ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली और फैक्ट्री में काम करने वाले तकरीबन 2 दर्जन मजदूर फंस गए। जब तक आग बुझाने का काम शुरू होता, अंदर फंसे 6 मजदूरों की जिंदा जल जाने से मौत हो गई, जबकि अस्पताल में जेर इलाज मजीद 2 मजदूर जख्मों की ताब ना ला सके और दम तोड़ दिया। शदीद तौर से जख्मी 15 मजदूरों का इलाज चल रहा है। आतिशी केमिकल की आग पकड़ने की वजह से आग बेकाबू हो गई। आसपास के अजला से कई दमकल गाड़ियों को बुलाना पड़ा। काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मीरठ जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रवीण कुमार ने बताया कि एक इलेक्ट्रॉनिक अशिया प्रोडक्शन इकाई में हुए धमाके में 8 अफराद की मौत हुई, जबकि 15 जख्मी हुए हैं। मामले की जांच की जा रही है और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैम, ये जो पटाखा फैक्ट्री थी, यहाँ विस्फोट हुआ है, क्या है पूरा मामला? कब से ये पटाखा फैक्ट्री चल रही थी? कब नोटिस में नहीं आई? क्या मामला था? बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पे अनुमानियता तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने की थी और अभी ये जांच का विषय है कि क्या चल रहा था यहाँ पे। बहुत दुखद हादसा हुआ है। कितनी कैजुअलिटी है? यहाँ पे लगभग अभी 19 लोग इंजर्ड हैं और जहाँ तक हम जान पाए 9 लोग की मृत्यु हुई। बेसिक क्या मामला था मैम जिस वजह से इनकी मौत हुई? ये पूरा भी जांच का विषय है। फॉरेंसिक टीम भी यहाँ पे आई है और पूरा यहाँ पे कलेक्ट कर रही है सैंपल केमिकल्स का भी कि क्या हुआ यहाँ पे, इसको हम जानने का क्या अवैध रूप से संचालित की जा रही थी मैडम? हमारा पूरा ये प्रयास रहेगा जो हमारे 19 लोग हैं जो इस समय अस्पतालों में हैं उनका सबसे बेस्ट इलाज हो, बल्कि कुछ हमारे पेशेंट सफदरजंग हॉस्पिटल भी हमने भेजे हैं। बर्न्स काफ़ी हैं और पूरा प्रयास प्रशासन का रहेगा कि वो लोग अच्छे से रिकवर हो जाए। क्या मैम ये फैक्ट्री लीगल चल रही थी? यहाँ पे अनुमानियता जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की थी, तो ये पूरा जांच का विषय है। हम लोग पूरी जांच कर रहे हैं कि मैम जिस तरीके से देखा गया यहाँ पर कुछ बारूद के उपकरण से भी कुछ दिखाई दिए हैं यहाँ पर, उससे क्या महसूस होता है? फॉरेंसिक टीम हमारी लगी हुई है देखने के लिए क्या केमिकल यहाँ पे पाया गया है। मैडम हमसे बोला जा रहा है कि पटाखा इसमें हमारी टीम लगी हुई है, कमेटी भी बनेगी। हम लोग अभी इस समय तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही था कि यहाँ पूरा रिसर्च, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हम लोग अभी भी चेक कर रहे हैं कि कोई यहाँ पे अभी बचा हुआ तो नहीं है जिसको आवश्यकता है। हो चुकी है, चल रही है जांच। इस तरह तो बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, तो बाकी फैक्ट्रियों की भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। मैडम आपने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे लाइसेंस मिला हुआ था, लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि जो यहाँ पे काम करते थे या जो आसपास के लोग हैं कि ये क्रैकर्स फैक्ट्री थी पटाखा, तो क्या वेरीफाई हो गया है या फिर ये भी जांच का विषय है? मैम टीम लापरवाह अधिकारियों पे क्या कार्रवाई की जाए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ कैजुअलिटी हुई है, तो लापरवाही अधिकारियों की भी रही है इसमें कोई शक नहीं है। जांच में जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उन पर कार्रवाई करी जाएगी। मैडम मृतक के परिजनों को क्या आश्वासन दिया गया? अभी तो हम लोग सूचीबद्ध कर रहे हैं और हमारा पहला प्रयास यही रहेगा जितने यहाँ पे इंजर्ड लोग थे उनको हम जल्द से जल्द जो है सुविधा दें और उनकी जान बचा पाए। मैडम मैम, ये जो पटाखा फैक्ट्री थी, यहाँ विस्फोट हुआ है, क्या है पूरा मामला? कब से ये पटाखा फैक्ट्री चल रही थी? कब नोटिस में नहीं आई? क्या मामला था? बड़ा हादसा हुआ है। सनअती शहर कानपुर में जुमे को होने वाले तशद्दुद के बाद हालात कशीदा हैं और वहां के बेकनगंज इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारोों को तैनात किया गया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद भी आज शहर में मौजूद हैं, लिहाजा सिक्योरिटी एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं। पुलिस ने 3 FIR दर्ज करते हुए 40 अफराद को नामजद किया है, जबकि 350 से ज़्यादा नामालूम अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। पहले ये तादाद 1000 बताई जा रही थी। पुलिस का कहना है कि हया जफर हाशमी तशद्दुद के मामले में कलीदी मुलजिम हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जफर हाशमी मौलाना मोहम्मद जोहर अली फैंस एसोसिएशन से वाबस्ता हैं और वो CAA NRC के खिलाफ किए गए एहतजाज में सरगर्म रहे थे। जफर हाशमी से वाबस्ता मौलाना मोहम्मद जोहर अली फैंस एसोसिएशन से हफ्ते के रोज़ कानपुर में बाजार बंद करने का ऐलान किया है। तशद्दुद के वाक़े पर हिंदू और मुस्लिम फरीकों के मुतज़ाद बयान सामने आ रहे हैं।
मुसलमानों का कहना है कि उनकी जानिब से बाद नमाज जुमा तौहीन रिसालत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया जा रहा था, जबकि हिंदू फरीक के लोगों का कहना है कि उनकी दुकानों को जबरन बंद कराने की कोशिश की गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक हंगामा आ रहा है कि शुरुआत यतीम खाने के इलाके की अहम सड़क और बाजार से हुई, जिसके बाद हिंदू और मुसलमान आमने सामने आ गए और बहस होने लगी। इसके बाद आपसी तसादुम के साथ पथराव शुरू हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सड़क पर पत्थर बिखरे पड़े थे, बाजार बंद हो चुके थे और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हो चुकी थी। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने जब फसादियों को मुंतशिर करना शुरू किया तो ये लोग अंदरूनी बस्ती और तंग गलियों में दाखिल हो गए और वहां से ही पुलिस को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पथराव का सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। करीबी थानों से भी पुलिस को तलब करना पड़ा। इस दौरान पुलिस ने फसादियों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। पुलिस ने रात देर गए हालात पर काबू पाया। इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर ने पूरी फोर्सेस पीएसी और आरएएफ के साथ तशद्दुद से मुतासरा इलाकों में फ्लैग मार्च किया। एक और रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों का कहना है कि हम पुरअमन तरीके से जुलूस निकाल रहे थे, इसमें बच्चे भी शामिल थे। अचानक पथराव शुरू हो गया। छोटे छोटे बच्चे थे जिन पर पथराव शुरू किया गया था। हमने हर किसी से दुकान बंद करने को नहीं कहा था, जिसकी मर्जी वो बंद करे या ना करे। इसके बावजूद लोगों ने जुलूस पर पथराव शुरू कर दिया। उन बच्चों का क्या कसूर था जो जुलूस निकाल रहे थे? यूपी के सनती शहर कानपुर में जुमे के रोज होने वाले फिरका वाराना तशद्दुद पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए साबिक वज़ीर आला और बीएसपी की सरबराह मायावती ने कहा कि अगर रियासत में अमन व अमान ही नहीं होगा तो यहाँ सरमायाकारी किस तरह मुमकिन है। उन्होंने तशद्दुद के वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराकर कसूरवारों पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। ख्याल रहे कि कानपुर में गुज़िश्ता रोज़ तशद्दुद उस वक्त भड़का जब बीजेपी के एक तर्जुमान के काबिल एतराज़ बयान के खिलाफ मुसलमानों ने बाद नमाज जुमा एहतजाज व बंद का एहतमाम किया। इस दौरान दो फिरकों में पत्थरबाजी शुरू हो गई और हालात बेकाबू होते देख पुलिस को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। मायावती ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि सदर और वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान ही कानपुर में फसाद और तशद्दुद भड़कना इंतहाई तकलीफदा, अफसोसनाक, तशवीशनाक है और पुलिस के खुफिया निज़ाम की नाकामी की अक्कासी करता है। हुकूमत को समझना होगा कि अमन व अमान की गैर मौजूदगी में रियासत में सरमायाकारी और वहाँ की तरक्की किस तरह मुमकिन है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत इस वाक़े की मजहब, ज़ात और पार्टी सियासत से बालातर होकर आज़ादाना और गैर जानिबदाराना आला सतही इंक्वायरी कराकर कसूर वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाए ताकि ऐसे वाक़यात आगे ना हो। ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने का ऐलान करने वाले शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शागिर्द ओवी मुक्तेश्वर आनंद को पुलिस ने उनके मठ में नजरबंद कर दिया। स्वामी का ऐलान था कि ज्ञानवापी मस्जिद में किए गए सर्वे के दौरान जिस मकाम से मुबैना शिवलिंग बरामद हुआ है वो वहां पर 71 अफराद के हमरा पूजा करने के लिए जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ऐलान के पेश नज़र मठ के बाहर भारी तादाद में पुलिस फोर्सेस तैनात की गई। स्वामी मुक्तेश्वर आनंद ने मठ से पूजा के लिए निकलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी। पुलिस ने मठ को चारों तरफ से अपने हिसार में ले लिया। मठ के अंदर और बाहर जाने वालों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। मुक्तेश्वर आनंद ने कहा कि उन्होंने व्हाट्सएप पर इजाज़त के लिए पुलिस कमिश्नर को खत भेजा है और इस हवाले से उन्हें तहरीरी जवाब दरकार है। उन्होंने कहा कि पूजा रुकना मेरा हक है। दरिया स्वामी ने अनशन भी शुरू कर दिया और उनका कहना है कि वो ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने तक खाना नहीं खाएंगे। कर्नाटक में हिंदू तंजीमों की जानिब से जिले मुंडिया के श्रीरंगापट्टनम में वाक़े जामे मस्जिद में पहुंचकर पूजा करने के ऐलान के पेश नज़र माहौल कशीदा हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी तादाद में बजरंग दल और वीएचपी जैसी तंजीमों के सैकड़ों कारकुन मस्जिद के बाहर जमा हैं और मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने पर बजीद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उन लोगों का कहना है कि यह मस्जिद नहीं बल्कि हिंदू मजहब से वाबस्ता मंदिर है। हिंदू तंजीमों के लोगों का मस्जिद के बाहर जमा होने की इत्तला मिलते ही मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात किए गए और अफसरान उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। श्रीरंगापट्टनम की जामे मस्जिद के बाहर रुकावटें नस्ब की गई और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए कर्नाटका स्टेट रिजर्व पुलिस की 5 प्लाटून और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटका के वजीर दाखिला आराग्या ज्ञानेंद्र की तरफ से एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत जारी करने के बाद जिले इंतजामिया ने
हाई अलर्ट डिक्लेयर किया और शहर में सेक्शन 144 भी नाफिज की गई है। ख्याल रहे कि वीएचपी और बजरंग दल ने 20 मई को मुंडिया के जिले कमिश्नर को एक मकतूब पेश करते हुए मुतालबा किया था कि हकीकत का पता लगाने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद की तर्ज पर जामे मस्जिद श्रीरंगपट्टनम का भी सर्वे कराया जाए। हिंदुस्तान ने अमेरिका की इंटरनेशनल रिपोर्ट ऑन रिलीजियस फ्रीडम को खारिज कर दिया है। इंडिया ने कहा है कि यह अफसोसनाक है और आलमी सतह पर ताल्लुकात में वोट बैंक की सियासत की जा रही है। दुनिया भर में मजहबी आज़ादी पर अमेरिका की वजारत खारजा की 2021 की रिपोर्ट अमेरिका के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने जारी की थी। इस दौरान ब्लिंकन ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ी जमहूरियत कहा जाने वाला हिंदुस्तान है और यहाँ कई मजहब के लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ लगातार माइनॉरिटीज़ पर हमले बढ़ रहे हैं। इस पर हिंदुस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने जवाब दिया। जवाब में उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट अमरीकी ओहदेदारों की बेबुनियाद जानकारी पर मबनी है। हम अपील करेंगे कि पहले से बनाई गई जानकारियों और नजरिए की बुनियाद पर किए जाने वाले एनालिसिस से बचा जाना चाहिए। हिंदुस्तान ने अमेरिका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और फायरिंग के मामलों का जिक्र किया। अरिंदम बागची ने कहा कि एक डाइवर्स सोसाइटी के तौर पर हिंदुस्तान मजहबी आज़ादी और इंसानी हुकूक इंसानी का एहतराम करता है। अमेरिका के साथ बातचीत में हमने वहाँ के मुद्दों पर ध्यान दिलाया है। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को देखते हुए इंतजामिया ने बड़ा फैसला लिया है। कश्मीरी पंडित तबके से आने वाले 177 टीचर्स का ट्रांसफ़र कर दिया गया है। सभी को कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में पोस्टिंग दी गई है। ये फैसला जुमे के रोज़ वजारत दाखिला में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद दिया गया। उधर ट्रांसफ़र लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो जाने पर कश्मीर बीजेपी ने एतराज़ जताया है। पार्टी का कहना है कि टारगेट किलिंग के बीच लिस्ट वायरल होने से अब दहशतगर्दों को मालूम हो जाएगा कि उनकी पोस्टिंग कहाँ की गई है। इस लिस्ट को वायरल करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि ये सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ है। वहीं श्रीनगर चीफ एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से जारी एक चिट्ठी में सभी टीचर्स से ट्रांसफ़र की जानकारी दी गई है। इंतजामिया के इस फैसले को कश्मीरी पंडितों के गुस्से को कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल घाटी में लगातार हो रहे टारगेट किलिंग के बाद से ही कश्मीरी पंडितों में काफ़ी गुस्सा है। जनूबी जिले अनंतनाग से रेशीपुरा कुपरन गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के माबीन शबाना तसादुम आराई में हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता कमांडर हलाक हुआ, जबकि ऑपरेशन हुनूस जारी है। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा कि अनंतनाग तसादुम में कलदम जंगजू तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता एक कमांडर हलाक हुआ है। उन्होंने महलूक कमांडर की शिनाख्त निसार खांडे के बतौर की है। आईजीपी ने ट्वीट में कहा कि महलूक की तहवील से एक AK-47 समेत असला और गोला बारूद और कुछ काबिल एतराज़ मवाद भी बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि इलाके में ऑपरेशन हुनूस जारी है। बता दें कि इस एनकाउंटर के दौरान गुज़िश्ता शाम 3 फौजी एहलकार और एक आम शहरी जख्मी हुए थे, जिन्हें इलाज और मालजे के लिए फौजी अस्पताल बादामी बाग श्रीनगर मुंतकिल किया गया, जहाँ उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। वादी कश्मीर में जारी टारगेट किलिंग के ताल्लुक से बयान देते हुए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हुकूमत को कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क में कश्मीर के हालात पर तशवीश पाई जाती है। हम चाहते हैं कि जो भी ज़रूरी इक़दाम है हुकूमत उठाए। वो कश्मीरी पंडितों की मुद्दत तवील के बाद बड़ी उम्मीदों के साथ वादी कश्मीर वो वापस लौटे हैं। हुकूमत को उनका तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि हम लोग पूरा देश काफ़ी ज़्यादा चिंतित है कश्मीर की स्थिति को लेके, और हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसमें जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है कदम उठाए। कश्मीर के लोग अब पलायन करने लगे हैं, बहुत बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। बहुत दिनों के बाद वो वापस गए थे, एक उम्मीद के साथ वापस गए थे, तो उनको वो अपने घरों में सुरक्षित महसूस कर सकें, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और जो भी कदम उठाने की जरूरत है केंद्र सरकार। जैसा मैंने कहा था कि हम लोग पूरा देश काफ़ी ज़्यादा चिंतित है कश्मीर की स्थिति को लेके, और हम चाहते हैं कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा पर करप्शन का संगीन इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौरान
हेमंत वजीर सेहत थे, तब उन्होंने बिना टेंडर के पीपी किट का ठेका अपनी बीवी को दे दिया था। सिसोदिया ने आगे कहा कि मार्केट में किट की कीमत लगभग 600 रुपये थी, लेकिन बिस्वा ने अपनी बीवी की कंपनी को 990 रुपये रेट के हिसाब से ठेका दिया था। इसके अलावा शर्मा ने अपने बेटे के पार्टनर्स की कंपनी को भी ठेका दिया था। ईडी ने पीर के रोज दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। पिछले महीने जैन खानदान और उनसे जुड़े कंपनियों की करोड़ों की जायदाद भी जब्त की गई थी। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद सीएम केजरीवाल लगातार मरकजी हुकूमत पर निशाना साध रहे हैं। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने दिल्ली हुकूमत के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन पर लगे सभी इल्जामात को फर्जी बताया है। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और स्वास्थ्य मंत्री और अब के मुख्यमंत्री जी के बेटे के पार्टनर्स की कंपनी ने सप्लाई नहीं की, पत्नी की कंपनी ने भी सप्लाई नहीं की, उसका वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, उसने थोड़े से सप्लाई किए। फिर बेटे के पार्टनर्स की कंपनी ने भी सप्लाई पूरी नहीं की, लेकिन उसके बाद भी उसको और ठेका दिया गया पीपी किट सप्लाई करने का, और अब की बार ठेका दिया गया 990 का नहीं बल्कि 1680 रुपए प्रति किट का। तो 600 रुपए में किट मिल रही थी, वो 600 रुपए की किट असम में सप्लाई हो रही थी, लेकिन बेटे के पार्टनर की कंपनी को ठेका दिया गया कि आप 600 रुपए वाली किट 1680 रुपए में सप्लाई कर दो, वो भी दिल्ली में हमारे असम भवन में दे दो, वहां से हम ले जाएंगे सरकारी खर्च पे। तो जब 600 रुपए की पीपी किट मिल रही थी, तो अपने बेटे के पार्टनर की कंपनी से 1680 रुपए में किट खरीदना, वो भी दिल्ली में सप्लाई करवाना, यह भ्रष्टाचार है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी वाले जरा इसके बारे में गौर फरमाएं। बहुत करप्शन की बात करते हैं, फर्जी आरोप लगाते हैं। मैं आज देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वालों को करप्शन की कोई समझ है कि नहीं है। विपक्षी पार्टियों पर करप्शन की खबर आरोप लगा के उनको जेल में डाल दो और उसके बाद वो कोर्ट से छूटते रहेंगे जब कोर्ट में साबित हो जाएगा कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। ये तो खेल आप बहुत दिन से खेल रहे हो, लेकिन आज सबूत दे रहे हैं कि आपके पार्टी के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी पत्नी और अपने बेटे के संबंधित कंपनियों को ठेके दिए, अनाप शनाप रेट लगा लगा के ठेके दिए। एक और कंपनी इसके बाद पिक्चर में आती है, एजाइल एसोसिएट्स। इस कंपनी का रिकॉर्ड बताता है कि यह कंपनी स्वास्थ्य मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता हेमंत विश्व शर्मा जी की पत्नी के बिजनेस पार्टनर्स की कंपनी है, एजाइल सॉफ्ट एसोसिएट। इसको फिर इन्होंने एक और ठेके दिए और इस बार इनको ठेका दिया 2205 रुपए प्रति किट। खुलेआम चल रहा था। 600 रुपए की किट 900 रुपए में, 1600 रुपए में, 2200 रुपए में। क्यों? क्योंकि पत्नी की कंपनी है, पत्नी के बिजनेस पार्टनर की कंपनी है, बेटे के बिजनेस पार्टनर की कंपनी है। बिना ठेके ठेके दिए जा रहे हैं, बिना टेंडर के ठेके दिए जा रहे हैं, ऑर्डर दिए जा रहे हैं। तो किसी को भी दे दो, किसी भी रेट पे दे दो। कोविड का बहाना है, इमरजेंसी का बहाना है। इंटरेस्टिंग। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के वालिद बलकौर सिंह और मां सरपंच चरण कौर ने चंडीगढ़ में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात चंडीगढ़ टेक्निकल एयरपोर्ट पर हुई। मुलाकात के दौरान मूसेवाला के वालिद बलकौर रोने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर अमित शाह से मूसेवाला के कत्ल की जांच मरकजी एजेंसी से करवाने की मांग की। इस मौके पर मरकजी वजीर गजेंद्र शेखावत और गवर्नर बीएल पुरोहित मौजूद थे। मीटिंग के दौरान मूसेवाला के वालिद बलकौर सिंह ने वजीर दाखिला अमित शाह को बताया कि उनके बेटे की दिन दहाड़े गोली मारकर उसका कत्ल कर दिया गया। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो छोटे से गांव से उठकर मशहूर हो गया। 6 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक कातिल पकड़े नहीं गए। मूसेवाला का कत्ल करने वाले राजस्थान और हरियाणा के भी बताए जा रहे हैं, इसलिए सेंट्रल एजेंसी से इसकी जांच करवाई जाए। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अफराद खानदान को इंसाफ दिलाने में मरकजी हुकूमत उनकी पूरी मदद करेगी। उड़ीसा की सियासत में आज एक बड़ी उथल पुथल देखने को उस वक्त मिली जब नवीन पटनायक काबीना के सभी वज़रा ने इस्तीफा दे दिया। दरअसल वज़ीर आला नवीन पटनायक अपनी काबीना में रद्दोबदल करना चाहते थे और इसी मकसद से उन्होंने अपने सभी वज़रा को इस्तीफा देने की हिदायत दी थी। इस हिदायत पर अमल करते हुए सभी वज़रा ने इस्तीफा का ऐलान कर दिया। अब नए वज़रा यानी कल यानी 5 जून को हलफ लेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे पहले सूर्य नारायण पात्रो ने ओडिशा असेंबली के स्पीकर के ओहदे से अपना इस्तीफा सौंपा। फिर पटनायक काबीना के सभी वज़रा ने एक के बाद दीगरे इस्तीफा देना शुरू कर दिया।
ये भी खबरें सामने आई है कि तनाज़े का शिकार होने वाले कुछ कायदीन की वजह से हुकूमत पर सवाल उठ रहे थे, लिहाजा काबीना में रद्दबदल का फैसला किया गया। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि नई काबीना की खिलाफवर्दारी इतवार की सुबह तकरीबन 12 बजे होगी। कौन कौन से अरकान असेंबली वजारती ओहदा का हलफ लेंगे, इस सिलसिले में फ़िलहाल कोई तफसील सामने नहीं आई है। यह अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा रहा है कि रियासत में 2024 में असेंबली इंतखाबात होना है। उसी के पेश नज़र नवीन पटनायक अपनी नई टीम तैयार करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों की ज़मीनी इंतखाब के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और मुख्तार अब्बास नकवी को टिकट नहीं दिया गया। दरअसल मुख्तार अब्बास नकवी मरकजी वजीर हैं और उनकी राज्यसभा की मुद्दत का ख़त्म हो चुकी है। अगर अगले 6 महीने तक वो लोकसभा या राज्यसभा के रुकन मुंतखब नहीं होते तो उन्हें ओहदे वजारत से रुखसत होना पड़ेगा। मुख्तार अब्बास को रामपुर से टिकट दिए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद उनके ओहदे वजारत से रुखसत होने के आसार नजर आ रहे हैं। ख्याल रहे कि बीजेपी ने आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ और रामपुर लोकसभा सीट से घनश्याम लोधी को उम्मीदवार बनाया। इन 2 लोकसभा सीटों के अलावा बीजेपी ने हफ्ते को दिल्ली, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और झारखंड की 7 असेंबली सीटों के ज़मीनी इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने कहा कि पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने 2022 के लोकसभा और असेंबली ज़मीनी इंतखाबात के लिए इन नामों को मंजूरी दे दी है। त्रिपुरा के वज़ीर आला प्रोफेसर मानिक साहा को टाउन बोरदोली से टिकट दिया गया। अगरतला से डॉक्टर अशोक सिन्हा, सुरमा से स्वप्नदास पाल और जबराज नगर से मलिना दीबानाथ, आंध्र प्रदेश की आत्मकूर सीट से गुंदरपल्ली भरत कुमार यादव, दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट से राजेश भाटिया को टिकट दिया गया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर हमला बोलते हुए कहा कि सिर्फ रिहायशगाह का नाम तब्दील कर लेने से लोगों की फलाह बहबूद मुमकिन नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आज़म ने करोड़ों मुलाजिमीन का हाल और मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि घर का पता लोक कल्याण मार्ग रख लेने से लोगों का कल्याण नहीं होता। वज़ीर आज़म ने 6.5 करोड़ मुलाजिमीन के हाल और उनके मुस्तकबिल को बर्बाद करने के लिए महंगाई बढ़ाओ कमाई घटाओ मॉडल को नाफिज किया है। ख्याल है कि हुकूमत ने वज़ीर आज़म की रिहायशगाह का नाम तब्दील करके लोक कल्याण मार्ग रखा है, जबकि पहले वज़ीर आज़म की रिहायशगाह का नाम रेस कोर्स रोड हुआ करता था। लोक कल्याण का मतलब अवामी फलाह बहबूद होता है। गौरतलब है कि मोदी हुकूमत ने मुलाजमीन को झटका देते हुए PF यानी प्रोविडेंट फंड पर हासिल होने वाले सूद की शरह को 8.5% से कम करके 8.1% 8.1% कर दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट के साथ एक खबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसके मुताबिक PF की शरह सूद 40 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। मुलाजमीन को PF पर हासिल होने वाले सूद की शरह 2015-16 में 8.80% थी, जिसमें लगातार कमी की गई। राज्यसभा इंतखाबात पर बात करते हुए शिवसेना के लीडर संजय रावत ने बीजेपी को खबरदार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में वो बरसर इख्तिदार है, बीजेपी को ये नहीं भूलना चाहिए। संजय रावत ने कहा कि हम चाहते हैं कि राज्यसभा इंतखाबात की तारीखों को मुलतवी किया जाए ताकि खरीदो फरोख्त ना की जा सके। बीजेपी का इरादा साफ है, वो पैसे और मरकजी एजेंसियों के इस्तेमाल से माहौल में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ हम बरसर इख्तिदार हैं। त्याच्यामुळे आता सर देवेंद्र फडणवीस मॅच्युअर नेते काल म्हणाले निवडणुका आहेत बरोबर आहे ते राज्याचे मुख्यमंत्री पद सांभाळणारी व्यक्ती ही मॅच्युअर्ड असायला पाहिजे। विरोधी पक्ष नेते आहेत महाराष्ट्राचे, काल त्यांच्याकडे इलेक्शन स्ट्रैटेजी से लीडर बने प्रशांत किशोर ने बताया कि मुल्क के 6 वज़राए आला बिहार में उनकी कैंपेनिंग का खर्च उठाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने उनको वज़ीर आला बनाने के लिए अपना कंधा लगाया है, उनसे पैसे भी नहीं लिए थे। अब वो ही लोग बिहार में मेरे प्रोग्राम्स के लिए मदद करेंगे। प्रशांत किशोर जन स्वराज यात्रा निकाल रहे हैं। जुमे के रोज़ हाजीपुर में उन्होंने ये बताया कि उनके प्रोग्राम्स के लिए फंडिंग कहाँ से होगी। उन्होंने कहा कि मेरे स्पॉन्सर के तौर पर मुल्क के 6 वज़ीर आला हैं जो मेरा खर्च उठाएंगे।
पीके पूरे जोश के साथ अपनी जन स्वराज यात्रा निकाल रहे हैं। साथ ही लोगों से ये भी कह रहे हैं कि वो कभी भी किसी भी पार्टी की बी टीम बनकर काम नहीं करेंगे। कोई ना कोई जिम्मेवारी पा सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव मेरे दिमाग में है नहीं। अगर आपके पास है तो आपका भी स्वागत है, आप मुझे बताइए। मैं अपने बुद्धि शक्ति से जो समझ पाया हूं कि इसी तरीके से बिहार को सुधारा जा सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूं। अगर मेरे जैसा आदमी जो बिहार के साधारण पृष्ठभूमि से आता है, यहाँ के सरकारी स्कूलों से पढ़ा है और मुझे जीवन में कुछ एक जगह मिल गई है, अगर मैं प्रयास नहीं करूंगा तो बिहार के किस लड़के में हिम्मत होगी प्रयास करने की। इसलिए प्रयास कर रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि बहुत कठिन है, मैं आपको बता रहा हूं अगर कठिन है इसीलिए करना है, कोई डरने की बात नहीं है। कठिन है इसीलिए करने आए हैं। अगर 10 बरस पहले आपको बताते कि भाई मैं कोई चुनावी प्रबंधन का काम करने वाला हूं, तो आप में से बैठे हुए कितने पत्रकार इस बात को मान लेते कि ये संभव है। 10 साल में आपको संभव करके दिखाया है। अगले 2-3 साल में मेरा पूरा विश्वास है इसको बिहार में किया जा सकता है और आपको कर दिखाएंगे। बिल्कुल, आपने देखिए सही बात पूछा कि जन सुराज में सही लोग कौन है। जन सुराज की नजर में, इस परिकल्पना में सही आदमी कौन है। किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि सही आदमी कौन है। कैसे पता करें समाज में सही आदमी कौन है। तो जैसे आपको दही से मक्खन निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, दही को मथना शुरू करते हैं। मथते 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 दही से मक्खन निकल आता है। तो समाज से अगर अच्छे लोगों को ढूंढना है तो समाज को मथना पड़ेगा। जब आप हजारों लाखों लोगों से मिलिएगा, चुनाव के नजरिए से नहीं, इस नजरिए से नहीं कि कौन आपको ज्यादा पैसा दे सकता है, इस नजरिए से नहीं कि किसके पास कितने गनमैन हैं। समाज में अगर आप अच्छे लोगों को ढूंढने निकलिएगा और उस नजरिए से मथना शुरू कीजिएगा, हजारों लोगों से मिली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने फिल्म सम्राट पृथ्वीराज देखी और कहा कि यह खुशी की बात है कि अब हम तारीख को हिंदुस्तान के नुक्ते नज़र से देख रहे हैं। उन्होंने फिल्म को वर्ल्ड क्लास करार दिया, जिसमें अक्षय कुमार और मानुषी चिल्लर ने कलीदी किरदार अदा किया। भागवत ने कहा कि एक ऐसी फिल्म है जो मुल्क को काबिल फ़ख्र बनाती है और इस फिल्म ने हमें आलमी फिल्म साजी के मैदान में कदम कदम पर चलने की तरगीब दी है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद घोरी लड़ाई, ये सब मच्छू को चौहान वगैरह हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन किसी और ने लिखा है उसका हमने पढ़ा है। भारत की भाषा में भारत ने लिखा हुआ जो चित्रीकृत किया गया वो आज पहली बार हम देख रहे हैं। तो हमारे इतिहास को भी हम अपने नजर से, अपने हृदय से समझ रहे हैं और ये समझने का मौका देशवासियों को मिलेगा तो निश्चित ही इसका परिणाम देश के भविष्य पर बहुत अच्छा होगा। भारतवासी सब एक होकर भारत के सम्मान की रक्षा करने में उसी प्रकार से पराक्रमी होंगे जिस प्रकार से उन पराक्रमी वीरों को इस चित्र में दिखाया गया है। मैं बहुत हृदय से आप सभी का, आप दोनों का विशेष कर और जो जो इस नेतृत्व में सहभागी हुए उन सबका बहुत अभिनंदन करता हूं और औपचारिक शुभकामना देने का तो कोई तुक नहीं है क्योंकि हम साथ में ही है। आपने गंगा यहाँ से बही कही है, उस गंगा में हम सब लोग एकत्र अवगाहन कर रहे हैं, इसके ऐसे सुफल और निकलते जाए। श्रीलंका के मुसलमान इस साल के हज की सादत हासिल नहीं करेंगे। जजीरे की तारीख की बदतरीन माशी बहरान के दरमियान मुंतज़मीन हज ने यह ऐलान किया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख आबादी वाले मुल्क श्रीलंका की मजमूई आबादी के तकरीबन 10% अफराद मुसलमान हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से 10 लाख मुल्की और गैर मुल्की ज़ायरीन को हज की इजाज़त देने के बाद तवक्को की जा रही थी कि रवां साल 1585 श्रीलंकन मुसलमान हज की सादत हासिल करेंगे। तमाम इस साल श्रीलंका के ज़ायरीन के कोटे में कमी के बावजूद मुल्क में आज़मीन को भेजने की लागत मुल्क की बर्दाश्त के मुताबिक बहुत ज़्यादा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका के महकमे मजहबी उमूर के तहत कौमी हज कमेटी के चेयरमैन एकम अवीस का कहना है कि श्रीलंका के आज़मीन के पूरे हज ऑपरेशन पर तकरीबन $1 करोड़ लागत आएगी, जो कि मुल्क की मौजूदा माशी सूरत-हाल के दौरान बहुत बड़ी रकम है। लिहाजा इस साल श्रीलंका के आज़मीन हज नहीं कर पाएंगे। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।